Hello and welcome you all in the series of lectures on applied thermodynamics. In this lecture, we will start unit number 5, which is gas turbine, and today's topic of discussion will be principles of gas turbine classification and Brayton cycle. तो गैस टरबाइन क्या होती है या टरबाइन हम किसे कहते हैं? टरबाइन्स आर टर्बो मशीन्स दैट एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द फ्लूइड एंड कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो टरबाइन्स क्या है? टर्बो मशीन्स का मतलब वो मशीन्स जो रोटेट करती हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम गैस टरबाइन की बात कर रहे हैं तो वर्किंग फ्लूइड क्या होगा? गैस। ठीक है, कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी तो आपको कहाँ मिलती है? टरबाइन के शाफ्ट पर मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल आउटपुट चाहिए तो आपको टरबाइन के शाफ्ट को कपल्ड करना पड़ता है जनरेटर से। क्लियर? तो इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे आज। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ गैस टरबाइन। गैस टरबाइन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टरबाइन है, हम इसी टरबाइन की बात कर रहे हैं, बट सिर्फ टरबाइन से ही हम काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ और एसेसरीज़, कुछ और कंपोनेंट्स चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टरबाइन है, एक कंबशन चैम्बर आपको दिख रहा है, तो नेक्स्ट आपको कंप्रेसर दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेश एयर इज सक्ड इनटू कंप्रेसर एंड इट इज़ कंप्रेस्ड देयर बाय विच टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द एयर इंक्रीजेज। ये जो आप देख रहे हैं ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर में क्या होता है? ब्लेड्स होती हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, इस कंप्रेसर में स्टार्टिंग में क्या होता है, इसको आपको किसी ऑक्सिलरी मोटर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आपने मान लो इसको एक बार स्टार्ट कर दिया, तो जब ये रोटेट होने लगा तो क्या करेगा कंप्रेसर? ये एटमॉस्फेयर से एयर को सक करेगा। ठीक है, जिसको हमने बोला है एम्बिएंट एयर। अब जैसे ही इसने एम्बिएंट एयर को सक किया है तो कितने प्रेशर से सक किया होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसका इनलेट पर। लेकिन जब कंप्रेसर की ब्लेड्स उस एयर पर वर्क करेंगी तो यानी क्या होगा? उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा और प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा इस कंप्रेसर में। तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया है उस गैस एयर का। इस पॉइंट, इस सेक्शन 2 पर अब जो एयर है जिसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ चुका है उसको आप कहाँ पर फिट करते हैं? कंबसन चैम्बर में। कंबसन चैम्बर में बेसिकली क्या होता है, नोज़ल के थ्रू हम फ्यूल को क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। तो हॉट एयर और फ्यूल का क्या होगा? हॉट एयर के प्रेजेंस में फ्यूल का कंबसन होगा और उस कंबसन से जो हॉट गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है, उसका टेम्परेचर और बढ़ जाता है। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हम ये एज्यूम करते हैं कि कंबशन चैम्बर हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहे। पर्टिकुलरली हम देखेंगे इसमें ऐसा हम क्यों करते हैं या ऐसा किस साइकिल के थ्रू हम बोल रहे हैं। तो जो यहाँ से हॉट गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं, अब उसको हम कहाँ की तरफ सेंड करते हैं? टरबाइन की तरफ। तो टरबाइन में नोजल्स वगैरह लगी होती हैं उसके और एसेसरीज़ में, जिसकी काइनेटिक एनर्जी इन्हेंस हो जाती है। फिर उसको हम क्या करते हैं, उस गैस को जो हाई टेम्परेचर की है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसको हम इस टरबाइन में एक्सपेंड कराते हैं। और टरबाइन में जब हम एक्सपेंड कराते हैं तो यहाँ पर जो गैस है वो वर्क करती है टरबाइन की ब्लेड्स पर, और टरबाइन की ब्लेड क्या होती है? रोटेट होने लगती है। और इस तरीके से जब टरबाइन की ब्लेड रोटेट होगी तो वो ब्लेड रोटर पर माउंटेड हैं, तो रोटर रोटेट होने लगेगा। तो इस तरीके से आपको कुछ वर्क डन मिल जाएगा फ्रॉम दिस टरबाइन। ठीक है, और जो गैसेस यहाँ से एक्सपैंड होकर बाहर आ रही हैं उनको आप कहाँ पे रिलीज़ कर देते हैं? फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं, जिनको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट गैसेस। तो जो यहाँ से वर्क डन आपको मिला है उसमें से कुछ वर्क आप यूज़ कर लेते हैं इस कंप्रेसर को रन करने के लिए। तो एक बार जब स्टार्ट कर लिया था कंप्रेसर,
जब दोबारा साइकिल ये कंप्लीट हो गई, आपको टरबाइन से कुछ वर्क मिल गया, तो यहाँ से ऑक्सिलरी पावर आप कट कर देते हैं और फिर यहाँ से आप ये शाफ्ट जो कपल्ड होती है उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके इस कंप्रेसर को रन करते हैं। तो ये कंप्रेसर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, ये वर्क को कंज्यूम करता है। टरबाइन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। और कंबशन चैम्बर में बेसिकली क्या होता है, कंबशन होता है। तो इसी के बारे में और डिटेल में हम समझेंगे। ये है प्रिंसिपल ऑफ गैस टरबाइन। तो कंप्रेस्ड एयर इज देन फेड टू द कंबशन चैम्बर, यहाँ से 2 से कंबशन चैम्बर में गई, वेयर फ्यूल इज एडेड। कंबशन अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर बाय व्हिच टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस फर्दर, और आप पॉइंट 3 पर पहुँचते हैं। दिस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर गैस इज फेड टू द गैस टरबाइन वेयर एनर्जी ऑफ द गैस इज ट्रांसफर्ड टू द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन। Due to this energy transfer, turbine shaft starts rotating at high speed, approximately 3000 RPM कह सकते हैं, and this shaft can be coupled to generator to produce electricity. क्लियर? अगर आप पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं तो आप इसको कपल कर सकते हैं जनरेटर से। The gas turbine operates on the principle of Brayton cycle. तो ये जो गैस टरबाइन की आप अभी हमने डिस्कस किया है, ये किस साइकिल पर बेस्ड है, ये ब्रेटन साइकिल पर बेस्ड है। तो हम ब्रेटन साइकिल को इसी लेक्चर में समझेंगे आगे। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ गैस टरबाइन। अब मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? मेन कंपोनेंट्स से बहुत सारे हैं, ऑक्सिलरी कंपोनेंट बहुत सारे हो सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पर सिर्फ मेन कंपोनेंट देखेंगे गैस टरबाइन प्लांट्स में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो होता है कंप्रेसर एक्सियल कंप्रेसर भी हो सकता है और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी हो सकता है। 2 तरह के कंप्रेसर मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, एक्सियल कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो ये देख सकते हैं, ये एक्सियल कंप्रेसर है, ठीक है। ये जो है ब्लेड्स लगी हुई आप देख रहे हैं, ये शाफ्ट माउंटेड है। फिर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का ये इम्पेलर है, जिसको वेन्स बोलते हैं या ब्लेड्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होगा वो टरबाइन है। टरबाइन आप देख सकते हैं कि ये पूरा स्कीमेटिक डायग्राम है, जहाँ पर ये शाफ्ट देख रहे हैं, उसी शाफ्ट पर माउंटेड क्या है, कपल्ड क्या है, कंप्रेसर है। नेक्स्ट यहाँ पर कंबशन चैम्बर है और उसके बाद क्या है, टरबाइन है। फिर एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंबस्टर कई टाइप के होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम अगर समझेंगे तो कैन, एनुलर या एनुलर टाइप के कंबस्टर होते हैं। उनको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर ये इसमें होल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। नोज़ल से इसमें फ्यूल फेड किया जाता है और वो फ्यूल बर्न होता है जो कंप्रेसर से एग्जिट होकर एयर आ रही है उसके प्रेजेंस में। तो इस तरीके से ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं। इसमें बहुत सारे ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स होते हैं। इससे फ्यूल पंप भी यूज़ होता है, कूलिंग के लिए भी इसमें यूज़ करते हैं हम, रीहीटर वगैरह भी हो सकता है, रीजनरेटर भी हो सकता है, इंटरकूलर भी हो सकता है। देयर आर मेनी अदर कंपोनेंट्स, बट ये मेन कंपोनेंट्स हैं। अब हम ये जानते हैं, अब ये हम समझते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं गैस टरबाइन के। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो आप देख सकते हैं प्रोपल्सन सिस्टम में, जहाँ पर टर्बोजेट्स, टर्बोफैन्स या टर्बोप्रोप्स में गैस टरबाइन का हम यूज़ करते हैं। तो टर्बोजेट, टर्बोप्रोप एंड टर्बोफैन। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रोपेलर लगा हुआ है, ये यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इसको हम टर्बोप्रोप बोलते हैं, इसको हम टर्बोफैन बोलते हैं। ये इसी यूनिट में लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर प्रपल्सन के लिए गैस टरबाइन आप यूज़ करते हैं। यहाँ पर नोज़ल को भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि नोज़ल से आपको थ्रस्ट मिलता है जो इसको क्या करेगा, प्रोपेल करेगा पूरे इंजन को। और इंजन कपल्ड किससे है, एयरक्राफ्ट से होता है। तो एयरक्राफ्ट भी क्या होगा, प्रोपेल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक जनरेशन में आप गैस टरबाइन को यूज़ करते हो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है प्रिंसिपल ऑफ गैस टरबाइंस में, कि जब आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो अभी तक हमने देखा था स्टीम टरबाइन से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं गैस टरबाइन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट होते हैं जहाँ पर स्टीम और गैस दोनों को यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड पावर जनरेशन।
तो पीक लोड में हम गैस टरबाइन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन आप देख सकते हैं मरीन प्रपल्सन में, मरीन शिप्स वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ट्रांसपोर्ट में है, कुछ जगहों पर रेल में भी इसको यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से ये कुछ एप्लीकेशन हो गए गैस टरबाइन के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गैस टरबाइन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइकिल ऑफ ऑपरेशन और पाथ ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। ओपन साइकिल गैस टरबाइन हो सकती है और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन हो सकती है। ओपन का मतलब है ओपन एंड होंगे, जैसे कि अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ गैस टरबाइंस में देखा था जो डायग्राम, उसमें एग्जॉस्ट हम कहाँ पे कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं। बट इसमें क्या होगा, रीसर्कुलेशन होगा जो भी वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये क्लोज साइकिल हो जाएगी, और ये साइकिल कौन सी हो जाएगी, ओपन साइकिल हो जाएगी। फिर बेस्ड ऑन थर्मोडायनामिक साइकिल भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं, ब्रेटन और जूल साइकिल पर बेस्ड या एरिक्सन साइकिल पर बेस्ड। तो ध्यान रखें, हम मोस्टली पढ़ते हैं ब्रेटन साइकिल या जूल साइकिल पर बेस्ड, बट एरिक्सन साइकिल भी यूज़ में लाई गई थी कुछ दिनों के लिए, अभी भी कुछ जगहों पर यूज़ किया जाता है एरिक्सन साइकिल पर बेस्ड। ये ओपन लूप होगी, एरिक्सन साइकिल बेस्ड होती है ओपन लूप पर गैस टरबाइन के लिए, और इसको यूज़ करते हैं मल्टी स्टेज में। और इसमें हम इंटरकूलिंग यूज़ करते हैं और रीहीटिंग यूज़ करते हैं। अगर हम इसको नहीं यूज़ करेंगे इंटरकूलिंग रीहीटिंग, तो हम एरिक्सन साइकिल नहीं ऑब्टेन कर पाते हैं, बिकॉज एरिक्सन साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर और आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। तो उस आइसोथर्मल को मेंटेन करने के लिए कंप्रेसर साइड में आप इंटरकूलिंग का यूज़ करते हैं, और टरबाइन साइड में या जहाँ पे आप कंबसन चैम्बर की बात कर रहे हैं वहाँ पे आप रीहीटिंग की यूज़ करते हैं टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसको हम मोस्टली रीजनरेशन के साथ यूज़ करते हैं। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, बट ये आपको ध्यान रखना होगा कि गैस टरबाइन रिएक्शन साइकिल पर भी बेस्ड हो सकती है। बेस्ड ऑन द फ्यूल यूज्ड, लिक्विड फ्यूल, गैसियस एंड सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल जैसे कि केरोसिन यूज़ कर सकते हैं आप। गैसियस फ्यूल में जैसे नेचुरल गैस। सॉलिड फ्यूल में आप कोल को भी बर्न करके यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें। बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन या कंबशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, उस पर बेस्ड आप दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन आप ब्रेटन साइकिल में देखते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है वो कांस्टेंट प्रेशर पर कंबशन को डिस्कस किया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमने डिस्कशन नहीं किया है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर रेयरली यूज़ किया जाता है कंबशन, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आपको जो कंबशन चैम्बर की डिज़ाइन है उसको इस तरीके से करना होगा कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम उसमें मेंटेन कर पाएँ। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आपको वॉल्स वगैरह यूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे आप ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस करते हैं, कुछ उस तरीके से आपको इसके लिए कंबशन चैम्बर डिज़ाइन करना पड़ता है कांस्टेंट वॉल्यूम जब आप कंबशन कराने वाले हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा डिज़ायरेबल भी नहीं है, क्योंकि जब आप कंबशन कराते हैं तो कंबशन के दौरान हीट रिलीज़ होती है, और अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम में करा रहे हैं तो कंबस्टर जो है या कंबशन चैम्बर है उसकी वॉल्स को आपको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ हैज़ार्ड हो सकता है, ठीक है। बट हम कांस्टेंट प्रेशर पर कंबशन अगर कराते हैं तो ऐसी हमें प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हम इस तरीके से इसको भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ गैस टरबाइन के क्लासीफिकेशन है, या गैस टरबाइन प्लांट कह सकते हैं आप, उनके क्लासीफिकेशन है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। जो अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा उसमें से सिर्फ हम दो ही पॉइंट्स को और डिस्कस करते हैं। तो ये आपने डायग्राम पहले भी देखा है, कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर एंड टरबाइन, और इसको एक ही शाफ्ट से कपल्ड कर दिया है। इसको ओपन साइकिल हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो भी यहाँ से आप देख रहे हैं ये पाथ, इस पाथ में जो गैस है
वो दोबारा यूज़ नहीं की जा रही है। यहाँ से फ्रेश एयर लिया, यहाँ यहाँ से आप एग्जॉस्ट गैसेस से फिर से एटमॉस्फेयर में मिल गए। ठीक है, तो यानी कि जो वर्किंग सब्सटेंस है उसका रीसर्कुलेशन नहीं हो रहा है। और मेनली जो गैस टरबाइन बेस्ड होता है वो इसी साइकिल, ओपन साइकिल पर ही बेस्ड होता है। ठीक है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन कंसिस्ट ऑफ कंप्रेसर, combustion chamber and turbine. Fresh air enters the compressor at ambient condition where its pressure and temperature are increased. यहाँ से कंप्रेसर के थ्रू प्रेशर भी बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। और द हाई प्रेशर एयर इंटर्स द कंबसन चैम्बर वेयर द फ्यूल इज बर्नड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर यहाँ पर फ्यूल की बर्निंग होती है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर बर्निंग होने का मतलब कुछ वॉल्यूम में चेंज भी होता है। द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर गैस इंटर्स द टर्बाइन वेयर इट एक्सपेंड्स टू एम्बियंट प्रेशर एंड प्रोड्यूसेस वर्क। जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की गैस है, जो कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन है, उसको आप इस टर्बाइन में एक्सपेंड कराते हैं और वो एक्सपेंड हो जाती है एम्बियंट प्रेशर तक और आपको इसके साथ वर्क डन मिलता है। सम पार्ट ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन इज यूटिलाइज्ड इन ड्राइविंग द कंप्रेसर। यहाँ से जो भी आपको कुछ पावर मिलती है उसका कुछ फ्रैक्शन आप यूटिलाइज कर लेते हैं इस कंप्रेसर को रोटेट कराने के लिए। फ्रेश एयर इंटर्स द कंप्रेसर्स एंड गैसेस कमिंग आउट ऑफ द टर्बाइन आर एग्जॉस्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर। जो भी फ्रेश एयर है या एग्जॉस्ट गैस है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रही है। इस वजह से हमने इस साइकिल को क्या बोला है, ओपन साइकिल गैस टर्बाइन। नेक्स्ट है क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन। तो इसका ये डायग्राम आप देख सकते हैं, कंप्रेसर टर्बाइन, बट यहाँ पर जो कंबसन चैम्बर था उसको आपने रिप्लेस कर दिया है एक नए नाम से हीट एक्सचेंजर, और यहाँ पर भी आपने उसको हीट एक्सचेंजर बोल दिया है। ये आपने नया ऐड किया है, ये पहले नहीं था ओपन साइकिल में, ये तो था इस जगह पे लेकिन कंबसन चैम्बर था। लेकिन जो कंबसन चैम्बर का रोल है वही रोल होगा क्या, हीट एक्सचेंजर का। इन ए क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन फिक्स्ड मास ऑफ गैस और एयर इज अलाउड टू फ्लो इनसाइड द साइकिल। अब जब आपने साइकिल को क्लोज कर दिया है तो जो एक बार इसमें गैस या एयर आपने एब्जॉर्ब कर ली है, जो साइकिल में मूव कर रही है वही इसमें क्या होगी, सर्कुलेट होगी, रीसर्कुलेट होगी बार बार। अगर कोई लीकेज नहीं हो रहा है तो किसी तरह का कोई उस गैस के मास का लॉस नहीं हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेसर, हीटर, गैस टर्बाइन एंड कूलर। हीटर किसको बोला गया, हीटर बोला गया जहाँ पर आप हीट को ऐड कर रहे हैं क्यू इन, और कूलर किसको बोला गया जहाँ से हीट रिजेक्ट हो रही है। गैस और एयर इज कंप्रेस्ड बाय द कंप्रेसर, गैस और एयर इज कंप्रेस्ड बाय द कंप्रेसर। ये जो आप देख रहे हैं कंप्रेसर, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी गैस होगी इस क्लोज साइकिल में मूव कर रही है, या मान सकते हैं एयर होगी, उसको आप कंप्रेस कर रहे हैं 1 to 2 में। द कंप्रेस्ड गैस और एयर एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इंटर्स इनटू द हीटर। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की एयर या कोई भी गैस इसमें ऐड जाएगी हीट एक्सचेंजर में। तो हीट एक्सचेंजर में क्या हो रहा है कि आप हीट को ऐड करते हैं कोई दूसरे एक्सटर्नल सोर्स, जिसको आप बोल सकते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से आप हीट को ऐड करते हैं, एंड ड्यू टू दिस देयर इज़ ए इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस। जब आपने हीट को ऐड किया है तो जो यहाँ पर 2 पर टेम्परेचर था उससे टेम्परेचर और बढ़ गया है क्योंकि आपने हीट को ऐड किया है। द गैस इज देन फेड टू द गैस टर्बाइन फॉर एक्सपेंशन टू टेक प्लेस 3 पर। जब आपने देखा उस गैस का टेम्परेचर और ज़्यादा है, उसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कराते हैं टर्बाइन में। द पावर इज डेवलप्ड एट द टर्बाइन शाफ्ट ड्यू टू द गैस एक्सपेंशन, और आपको पावर मिलती है फ्रॉम द टर्बाइन। द गैस एग्जॉस्टेड फ्रॉम द टर्बाइन इज नॉट रिजेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर बट गैस इंटर्स इनटू द कूलर। ओपन साइकिल में क्या हो रहा था कि यहाँ से जो गैस एग्जॉस्ट होकर बाहर आ रही थी उसको आप एटमॉस्फेयर में थ्रो कर दे रहे थे, बट इस साइकिल में आप उसको फिर से कहाँ भेजने वाले हैं, हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में आपने भेजा और यहाँ पर फिर से लो टेम्परेचर का थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होगा जो यहाँ इस गैस से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ये गैस क्या हो जाएगी, फिर से कूल हो जाएगी। द कूल्ड गैस एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर अगेन इंटर्स इनटू द कंप्रेसर
एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। तो इस तरीके से इस साइकिल में आप देख सकते हैं कि हमने सेम मास सेम गैस को रिसर्कुलेट किया है, बट यहाँ पर हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, हीट एक्सचेंजर यूटिलाइज किया है एट द प्लेस ऑफ कंबसन चैम्बर, और यहाँ पर हमने हीटर जिसको बोला है और यहाँ पर हमने कूलर यूटिलाइज किया है। दिस साइकिल इज नोन एज क्लोज्ड गैस टर्बाइन साइकिल सिंस द सेम वर्किंग फ्लूइड इज सर्कुलेटेड अगेन एंड अगेन। अब हम बात करते हैं कि जो भी हमने गैस टर्बाइन के बारे में डिस्कस किया है वो किस स्टैंडर्ड साइकिल पर बेस्ड है। ठीक है, तो उस साइकिल का नाम है ब्रिटेन साइकिल। ब्रिटेन साइकिल वॉज प्रपोज्ड बाय द जॉर्ज ब्रिटेन अराउंड 1870 फॉर द यूज़ इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन के लिए सबसे पहले इसको प्रपोज किया था। बाद में इसको गैस रोटरी के लिए यूज़ किया गया, गैस टर्बाइन के लिए यूज़ किया गया। गैस टर्बाइन ऑपरेट ऑन ब्रिटेन साइकिल एंड वर्किंग विद रोटेटिंग मशीनरी, जैसे कि आप कह सकते हैं गैस टर्बाइन एक रोटेटिंग मशीनरी है, कंप्रेसर एक रोटेटिंग मशीनरी है। तो इस तरीके से ब्रिटेन साइकिल किस पर गैस टर्बाइन ऑपरेट्स ऑन ब्रिटेन साइकिल। गैस टर्बाइन ऑपरेट्स इन ओपन साइकिल मोड बट कैन बी मॉडल्ड एज अ क्लोज साइकिल यूजिंग एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस। तो ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर भी देखा है, ये पॉइंट पिछले वाले साइकिल यानी कि क्लोज्ड लूप साइकिल के लिए वैलिड है। जनरली क्या होता है, जो गैस टर्बाइन होती है वो ऑपरेट होती है ओपन साइकिल मोड में, ठीक है। बट अगर हमें उसकी मॉडलिंग करनी है तो उतना आसान नहीं है, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है कि फ्रेश एयर आ रही है एटमॉस्फेयर से और एग्जॉस्ट गैस एटमॉस्फेयर में फिर से रिलीज़ हो जा रही है। तो आप अगर कांस्टेंट मास एज्यूम नहीं कर रहे हैं और बार बार चेंज हो रही है जो गैस है या मास उसका, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मॉडलिंग है, जो एनालिसिस है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हम ये मानते हैं कि हम उस ओपन साइकिल को अगर क्लोज साइकिल के उसमें कन्वर्ट कर लें, क्लोज साइकिल में कन्वर्ट करके मॉडल करें, तो वो हम तब कर सकते हैं जब हम ये माने कि उस साइकिल में क्या है, एयर है, या हम ये कह सकते हैं कि जो एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस हैं या कोल्ड अजम्पशन जिसको हम बोलते हैं, कोल्ड एयर अजम्पशंस, वो अगर यूटिलाइज करेंगे तभी हम ओपन साइकिल को क्लोज साइकिल के रूप में मॉडल बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। द कंबसन एंड एग्जॉस्ट रिप्लेस्ड बाई कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन एंड रिजेक्शन। अब आप सोचिए कि जब आप वर्किंग फ्लूइड एयर ले रहे हैं तो एयर का कंबसन तो हो नहीं सकता है, फिर आप कैसे उस कंबसन प्रोसेस को रिप्लेस करेंगे इस क्लोज्ड साइकिल में। तो ये सोचा गया कि जब हम कंबसन चैम्बर को हटा रहे हैं तो वहाँ पर हम एक हीट एक्सचेंजर ऐड कर दें और उस हीट एक्सचेंजर में हम एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को यूटिलाइज करें, जिससे उस थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हम हीट को क्या करा सकें, ऐड कर सकें उस हीट एक्सचेंजर में। तो हीट एक्सचेंजर एंड थर्मल एनर्जी रिजर्वायर कैसा काम करेगा, जैसे कंबस्टर या कंबसन चैम्बर काम कर रहा था। और फिर हम ये एज्यूम करते हैं कि जो एग्जॉस्ट है वो भी कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, ठीक है। अब हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल की बात करेंगे पहले, तो उसमें अजम्पशंस क्या क्या होते हैं वो देखना होगा। ऑल 4 प्रोसेस आर इंटरनली रिवर्सिबल इन ब्रिटेन साइकिल। इंटरनली रिवर्सिबल का मतलब है हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नली रिवर्सिबल हम बोल नहीं सकते क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस तो होगा। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि जितने प्रोसेस होंगे वो इंटरनली रिवर्सिबल हैं। ऑल 4 प्रोसेस आर स्टडी फ्लो, और स्टडी फ्लो डिवाइसेस में वो मूव करेंगे। जैसे कि कंप्रेसर क्या है, स्टडी फ्लो डिवाइस हम मॉडल करेंगे उसको। टरबाइन क्या है, स्टडी फ्लो डिवाइस के तरीके से मॉडल करेंगे। हीट एक्सचेंजर को भी हम कैसे मॉडल करेंगे, स्टडी डिवाइस के तरीके से। फिर नेक्स्ट अजम्पशन होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लेजिबल। हम ये मॉडल कर रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें की जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है वो नेग्लेजिबल है और पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज क्या है, वो नेग्लेजिबल है। एनालिसिस इज डन ऑन यूनिट मास बेसिस।
साइकिल इज क्लोज्ड, या हम जिसको बोल सकते हैं क्लोज्ड लूप साइकिल। तो ये हमारे हो गए अजम्पशंस। और सबसे इम्पॉर्टेंट अजम्पशन क्या होगा कि हम एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड मानते हैं वो क्या मानते हैं, एयर। और एयर को हम क्या बोल रहे हैं, आइडियल गैस। ठीक है, तो उसके बाद जो एनालिसिस होगी वो बहुत सिंपल एनालिसिस हो पाएगी, अदरवाइज उसको हम मॉडल इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो ये ब्रेटन साइकिल है। ब्रेटन साइकिल में जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखें, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है, इधर टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम है। तो पहला प्रोसेस है 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन इन कंप्रेसर। तो 1 to 2 प्रोसेस कहाँ हो रहा है, कंप्रेसर में हो रहा है। और इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, उस एयर का कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन कैसे हो रहा है, रिवर्सिबली एडियाबैटिक हो रहा है। एडियाबैटिक का मतलब हीट लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। और रिवर्सिबल का मतलब फ्रिक्शन से एसोसिएटेड है ये। तो जब 1 से 2 आप उसको एयर को कंप्रेस कर रहे हैं कंप्रेसर में, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रहा है। लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अगर आप टीएस डायग्राम देखें तो 1 to 2 आप देख सकते हैं एंट्रोपी कांस्टेंट रही। एंट्रोपी कांस्टेंट क्यों हुई, बिकॉज आपने जो बोला है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है। तो आप देख सकते हैं 1 to 2 आइसेंट्रोपिक हुआ, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेशर बढ़ा है, लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो ये जो प्रोसेस आप करा रहे हैं ये कंप्रेसर में करा रहे हैं, लेकिन कंप्रेसर कैसे वर्क करेगा, कोई आपको उसको एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा। तो हमने ये माना कि जो कंप्रेसर में वर्क यूज हो रहा है वो WC है। नेक्स्ट प्रोसेस है 2 to 3। जब एयर को कंप्रेस किया 0.2 पर, उसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो चुका है, प्रेशर भी इंक्रीज हो चुका है। अब उस एयर को आप कहाँ भेजेंगे, हीट एक्सचेंजर में भेजेंगे। हीट एक्सचेंजर में हीट क्या होगी, वो एयर एब्जॉर्ब करेगी हीट को। और वो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से, हॉट रिजर्वायर जिसको हमने बोला है। और वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी एयर, QA अमाउंट, ठीक है। प्रोसेस 2 to 3 कैसा है, रिवर्सिबल आइसोबारिक है। आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट दैट इज P2 इक्वल टू P3। और रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि हमने बोला है कि वो इंटरनली रिवर्सिबल सारे प्रोसेस हैं। प्रोसेस 3 to 4, ये 3 to 4 आप प्रोसेस देख रहे हैं। अब जब 2 to 3 में आपने हीट को ऐड किया है तो हुआ क्या है, 2 to 3 में हीट ऐड करने पर देखें आप टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम में, जब आपने हीट को ऐड किया तो एंट्रोपी में इंक्रीमेंट हुआ, एंट्रोपी बढ़ गई। हीट ऐड करने से एंट्रोपी बढ़ी और हीट ऐड करने से टेम्परेचर भी बढ़ गया। टेम्परेचर यहाँ पे देखें T2, यहाँ पे T3 है, तो टेम्परेचर भी बढ़ गया है। लेकिन प्रेशर क्या रहा उसका, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रहा, देखें वॉल्यूम में चेंज हो गया है। वॉल्यूम कितना हुआ है, यहाँ पे V2 था, यहाँ V3, वॉल्यूम बढ़ गया है। दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस 3 to 4। अब हम 2 to 3 हमने देख लिया। अब हम 3 to 4 की बात करते हैं। 3 to 4 में 0.3 पर इस साइकिल का मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मिल गया है। प्रेशर तो वही है जो प्रेशर 2 पर है, लेकिन टेम्परेचर मैक्सिमम है। अब इस एयर को आप कहाँ पर भेजेंगे, वो जाएगी एयर किस में, टरबाइन में, गैस टरबाइन में। गैस टरबाइन में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इस एयर का टेम्परेचर या एनर्जी कंटेंट बहुत अधिक है। तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी टू द ब्लेड रोटर पे माउंटेड होगी, ठीक है। तो रोटर रोटेट होने लगेगा। तो इस तरीके से आपको एक वर्क डन मिल जाएगा टरबाइन से, जिसको आपने बोला है कितना, WT, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम देखें आप 3 से 4 बढ़ गया है और प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। और आप अगर TS डायग्राम देखें तो 3 से 4 टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, बट एंट्रोपी कांस्टेंट हुई है। क्यों, क्योंकि आपने बोला है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इस तरीके से आपको इसमें वर्क डन मिलता है। नेक्स्ट प्रोसेस है 4 to 1, दैट इज रिवर्सिबल आइसोबारिक हीट रिजेक्शन इन हीट एक्सचेंजर। 0.4 पर आप देखें, स्टेट 4 पर देखें, टेम्परेचर अभी भी बहुत अधिक है। अब आप क्या करते हैं, उसको हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं। हीट एक्सचेंजर में जब आप भेजते हैं तो हीट रिजेक्ट कैसे होगी, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब हमें कोल्ड रिजर्वायर चाहिए। उस कोल्ड रिजर्वायर में क्या होगा, कूलर तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसको आप
बिल्कुल हीट एक्सचेंजर के नज़दीक ले आएंगे, कांटेक्ट में रखेंगे, तो हीट का रिजेक्शन होगा फ्रॉम दिस हॉट एयर टू दिस कोल्ड रिजर्वायर इन हीट एक्सचेंजर। लेकिन वो कैसे हो रहा है, रिवर्सिबल आइसोबारिक हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। इसलिए आप 0.4 से देखें 0.1 तक जब जा रहे हैं तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जब हीट का रिजेक्शन हो रहा है तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये 4 डिफरेंट प्रोसेस हैं जो एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल में यूज होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं साइकिल की एनालिसिस। तो ध्यान दें, प्रेशर रेशियो एक टर्म है। प्रेशर रेशियो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं तो कंप्रेसर कितने प्रेशर इनलेट प्रेशर से कितने एग्जिट प्रेशर तक उसको प्रेशराइज कर रहा है एयर को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखें P2 = P3 एंड P1 = P4। तो प्रेशर रेशियो हमने बोला है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, P2 / P1, ठीक है, और इज इक्वल टू P3/P4। तो ये हो गया प्रेशर रेशियो। इसी के रिस्पेक्ट में हम थर्मल इफिशियंसी को एक्सप्रेस करेंगे। थर्मल इफिशियंसी क्या होती है साइकिल की, W नेट / हीट एडेड, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो W नेट क्या है फॉर द साइकिल के लिए, W नेट होगा WT - WC अपॉन हीट एडेड। तो टरबाइन वर्क और कंप्रेशन वर्क अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं और हीट एडिशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो इस तरीके से आप थर्मल इफिशियंसी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम एक एक प्रोसेस को लेकर फाइंड आउट करते हैं कि कंप्रेशन वर्क या टरबाइन वर्क क्या है। तो अगर आप प्रोसेस 1 to 2 देखें तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, किसका है, एयर का है, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशर वर्क कितना होगा, WC = H2 - H1। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। जब हम एजम्पशंस यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है, कोई भी हीट का सप्लाई आप या हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो आपको सिर्फ एंथैल्पी में चेंज नज़र आएगा और वो कितना है, कंप्रेशन वर्क है, H2 - H1। इसमें हमने साइन को इंक्लूड कर लिया, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं, जिससे आप एरो का साइन देख रहे हैं, मतलब कि क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है ये। H2 - H1 हमने साइन इसमें इंक्लूड कर लिया है। अब आपको पता है फॉर आइडियल गैस एंथैल्पी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जिसको आप बोल सकते हैं CPT, वेयर CP इज द स्पेसिफिक हीट, T इज द टेम्परेचर। तो जब आप H2 और H1 के लिए लिखेंगे तो WC क्या हो जाएगा, CP T2 - T1। ये पर यूनिट मास के लिए लिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से कंप्रेशन वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपको पता है कि जो प्रोसेस है वो कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, और गैस कैसी है, वो आइडियल गैस है। तो जब ये दोनों अजम्पशंस यूज़ करेंगे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड आइडियल गैस अजम्पशन, तब आप प्रेशर एंड टेम्परेचर में ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। ये कहाँ से मिला है, PV to the power gamma = कांस्टेंट, और आइडियल गैस इक्वेशन आपने यूज़ करी है PV = RT। वहाँ से जब प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये मिल जाएगा, जहाँ पर गामा क्या है, CP/CV स्पेसिफिक हीट रेशियो है, P2 एंड P1 और प्रेशर्स, ठीक है। तो जब यहाँ से देखें तो अभी हमने देखा कि P2/P1 को लिख सकते हैं आप प्रेशर रेशियो, और T2/T1 को आपने प्रेशर रेशियो के फॉर्म में लिख लिया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोसेस 2 to 3। प्रोसेस 2 to 3 कैसा है, रिवर्सिबल आइसोबारिक हीट एडिशन है, तो यानी कि प्रेशर P2 = P3 है, और इसमें अगर आप हीट एडिशन कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या मिलेगा, H3 - H2। और ये फिर से कहाँ से मिला, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, कोई वर्क डन नहीं है इस प्रोसेस में, वर्क डन 0, आपको सिर्फ क्या मिलेगा, हीट एडिशन H3 - H2। आपको फिर से पता है कि आइडियल गैस के लिए आप काम कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए H कैन बी एक्सप्रेस्ड एज CPT। अब आपने इसको यहाँ पे पुट किया तो आपको हीट एडेड मिल गया CP T3 - T2। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं 3 to 4, और 3 to 4 कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आपको टरबाइन वर्क मिल जाएगा H3 - H4। यहाँ पर फिर से एजम्पशंस यूज़ करेंगे आप,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, और इसमें कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, और डब्ल्यू टी क्या है इसमें पॉजिटिव होगा तो H3 माइनस H4। फिर से अगर आप यहाँ पे आइडियल गैस आप समझ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन है कि अगर आप ढूंढना चाहें तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड परफेक्ट गैस, ठीक है, ये आप ढूंढ सकते हैं। H इक्वल्स टू CPT, अब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, WT इक्वल्स टू CP T3 माइनस T4। तो इस तरीके से आपने टरबाइन वर्क भी फाइंड आउट कर लिया, हीट एडेड भी फाइंड आउट कर लिया। अब प्रोसेस 3 to 4 में देखें आप कि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है और आइडियल गैस का एक्सपेंशन आप करा रहे हैं, तो उस केस में फिर से आप टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशन होगा ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि T3/T4 फिर से क्या किसके फॉर्म में आपने लिख लिया है, प्रेशर रेशियो के फॉर्म में। और इस पर्टिकुलर में आप देख सकते हैं P3 इक्वल टू P2, यानी कि जब आप P2 को पता होगा तो P3 आप यूज़ कर पाएंगे, और P4 इक्वल टू P1 अगर आपको P1 पता है तो P4 आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं और उससे प्रेशर रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने टेम्परेचर को प्रेशर रेशियो के फॉर्म में लिख लिया है। नेक्स्ट है प्रोसेस 4 to 1। प्रोसेस 4 to 1 क्या है, रिवर्सिबल आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, P4 इक्वल टू P1, और हीट रिजेक्शन फिर से आप स्टडी फुल एनर्जी क्वेश्चन यूज़ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, H4 माइनस H1। हमने इसमें साइन कन्वेंशन यूज़ कर लिया है इसी में। H इक्वल्स टू CPT परफेक्ट गैस के लिए, आइडियल गैस है बेसिकली, QA इक्वल्स टू CPT4 माइनस T1। जब आपने इसमें वैल्यू पुट करी तो इस तरीके से आपने WC, WT और QA, और यहाँ पे QR होगा, नोट करिएगा, ये QA नहीं है QR है, CPT4 माइनस T1। तो इस तरीके से आपने थर्मल इफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, उनके एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिए। जब आप इसमें ये वैल्यूज़ जो नोन हैं उनको रखेंगे तब आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा थर्मल इफिशिएंसी का। CP कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपने माना है कि CP इज़ नॉट वेरिंग विद द टेम्परेचर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन हेयर। T3 माइनस T2 आप लिख सकते T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, और इसको आप डिवाइड करेंगे अगर, तो डिवाइड करने के बाद थर्मल इफिशिएंसी का जो एक्सप्रेशन होगा ये मिल जाएगा आपको, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अगर आपको इफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो आप, अगर टेम्परेचर पता है तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन यूज़ करके आप इफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर आपको थर्मल इफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो बताना है तो उसके लिए आपको फिर से जो एक्सप्रेशन हमने डेवलप किए थे T2/T1 यानी कंप्रेशन प्रोसेस के लिए 1 to 2 के लिए, और एक्सपेंशन प्रोसेस 3 to 4 के लिए प्रेशर रेशियो के फॉर्म में हमने लिख लिया है। तो अगर आप देखें इधर कि राइट हैंड साइड दोनों प्रेशर रेशियो के इक्वल हैं, तो इसलिए आप लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं, T2/T1 इक्वल टू T3/T4। अगर आप इस इक्वेशन से दोनों साइड से माइनस यानी कि 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आप इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, T4 माइनस T1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 अपॉन T2। फिर हमें ये फाइंड आउट करना है, इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, तो फिर से आप T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 को लिख सकते हैं T1/T2। तो इस तरीके से ये वाला जो एक्सप्रेशन था आपने इस तरीके से लिख लिया है। यहाँ पर देखें 4 डिफरेंट टेम्परेचर से, बट यहाँ पर आपने सिर्फ 2 ही टेम्परेचर में उसको एक्सप्रेस कर लिया है। वो क्या है, T1 है और T2 है। T1 क्या है, कंप्रेसर के कंप्रेशन से पहले, और T2 क्या है, कंप्रेशन के बाद का टेम्परेचर क्या है। अगर आपको ये 2 टेम्परेचर पता है तो आप इफ़िशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर आपको प्रेशर रेशियो के टर्म में फाइंड आउट करना है तो अभी आपने देखा कि T2/T1 को क्या लिखा था, प्रेशर रेशियो के फॉर्म में ये लिखा था। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 1/T2/T1, और T2/T1 की जगह आप पुट कर सकते हैं प्रेशर रेशियो RP टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये हो गया इफिशियंसी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो। अगर इसको आप प्लॉट करें इफिशियंसी को प्रेशर रेशियो के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं फॉर पर्टिकुलर गामा यानी कि 1.4 के लिए जो डायग्राम जो कर्व मिलेगा आपको ये ऐसा मिलेगा। अगर आप गामा की वैल्यू को 1.66 करते हैं तो ये डायग्राम, ये कर्व आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है।
तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि जब आप प्रेशर रेशियो को बढ़ा रहे हैं, अगर मान लो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में प्रेशर रेशियो को इंक्रीज़ करें, यानी 2 पर देखें आप, इफ़िशियंसी ये है, बट जब आप 8 पर जाएंगे तो इफ़िशियंसी बढ़ जा रही है, यानी कि प्रेशर रेशियो बढ़ाने से इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो रही है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और देख सकते हैं कि जब अगर आप स्पेसिफिक हीट रेशियो को बढ़ाते हैं फॉर द सेम प्रेशर रेशियो, अगर आप सिलेक्ट करते हैं 4, तो 4 के लिए आप अगर गामा इक्वल टू 1.4 पर देखें तो ये इफ़िशियंसी मिलेगी, लेकिन अगर उसी प्रेशर रेशियो 4 के लिए देखें तो गामा 1.66 के लिए आपको ये प्रेशर इफ़िशियंसी की वैल्यू मिलेगी। लेकिन इसमें एक वो है कि प्रेशर रेशियो इज़ नॉट मच डिज़ायरेबल टू इंक्रीज ड्यू टू मेटलर्जिकल कंस्ट्रेंट्स एज इट विल इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन सेक्शन। क्योंकि ये प्रेशर रेशियो क्या है, P2/P1, P1 तो मान लो आप वही रखते हैं, लेकिन अगर आप प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे तो P2 बढ़ाने का मतलब है P2 बढ़ाना, और P2 इक्वल टू P3 होता है, ठीक है। तो जब आप P2 को बढ़ा देंगे तो इसका मतलब इनलेट कंडीशन भी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो टरबाइन है उसमें कुछ डिटोरिएशन हो सकता है, तो ये एक कंस्ट्रेंट हो जाता है। तो हम इस तरीके से प्रेशर रेशियो सेलेक्ट करेंगे कि इफ़िशियंसी क्या हो, हमारी बेहतर हो और हमारा वर्क डन भी क्या हो, बेहतर हो। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने गैस टरबाइन क्या होती है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, फिर हमने देखा ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल में क्या डिफरेंस है, फिर हमने ब्रेटन साइकिल क्या है, पीवी डायग्राम देखा, उसका टीएस डायग्राम देखा। ये क्वेश्चन आ सकता है, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, ब्रेटन साइकिल की इफ़िशियंसी कैलकुलेट करने के लिए कई बार एग्ज़ाम में आता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो आप ख़ास तौर से इस पर्टिकुलर लेक्चर से ब्रेटन साइकिल के बारे में ज़रूर आप खुद से करके देखें, तभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा इसके बारे में। थैंक यू।